क्वेश्चन संख्या 51 देखेंगे। इससे पहले का अगर आपने पार्ट नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख लीजिए। ओल्ड क्वेश्चन पेपर का जो सोलोड आंसर है, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर जाकर देख लीजिए, जिसमें फर्स्ट पेपर के तीनों पार्ट अपलोड हैं। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है, इसका भी सेकंड पेपर का भी क्या है, पहला पार्ट अपलोड है, जिसमें 1 से 50 तक के क्वेश्चन। आज हम 51 से आगे देखेंगे। तो इसमें है पहला क्वेश्चन, नारा विश्वास करो, आज्ञा पालन करो, लड़ो, ये किससे संबंधित? नाजीवाद से है, फांसीवाद से, साम्यवाद से या साम्राज्यवाद से? किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है फांसीवाद से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए, ए तो है कथन और आर क्या है, इसका कारण है। ये दो वक्तव्य दिए गए हैं, तो ए क्या है? ए कह रहा है लावेस मुसोलिनी समझौता 1925 ने उत्तरी अफ्रीका में इटली को कई लाभ दिए, और आर इसका कारण है फ्रांस इटली को जर्मनी के साथ जाने से रोकना चाहता था। तो इसके बारे में कौन सा सही है, उसका आंसर देना है आपको। अगर सही है तो क्या वो पहले कथन की सही व्याख्या करता है या नहीं करता है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो हम इसे विचार करेंगे कि लावेस मुसोलिनी जो समझौता 1925 में हुआ था, उसने उत्तरी अफ्रीका के अंदर इटली को कई लाभ दिए। बिल्कुल सही आंसर। यानी इस लावेस मुसोलिनी जो समझौता जो 1925 में हुआ था, इसने उत्तरी अफ्रीका के अंदर इटली को बहुत सारे लाभ दिए। दूसरा है फ्रांस इटली को जर्मनी के साथ जाने से रोकना चाहता। ये भी बिल्कुल सही, इसका कारण यही था। इसी कारण उसने क्या किया था, मुसोलिनी के साथ समझौता किया था, क्योंकि फ्रांस जो इटली को जर्मनी के साथ क्या करना था, जाने से रोकना। तो इसका आंसर संख्या 1 सही होगा। ए आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन है, हिटलर की विदेश नीति के अंदर लेम्बेंसरोम क्या है? यानी हिटलर की जो विदेश नीति है, इसके अंदर लेम्बेंसरोम क्या है? ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी के साथ मिलाने की इच्छा है, जर्मनी के जो भू क्षेत्रीय विस्तार का लक्ष्य है, यहूदियों के पृथक्करण की नीति है, या रूस के विरोध की नीति है? तो देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन संख्या 2, जर्मनी के भू क्षेत्रीय जो विस्तार है उसका क्या है, लक्ष्य है। यानी हिटलर की विदेश नीति के लेम्बेंसरोम का अर्थ है जर्मनी की जो भू क्षेत्रीय नीति है उसका क्या करना था, उसको विस्तार करना था। इसी से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 54, नवंबर 1936 के साम्यवाद विरोधी समझौता हुआ था, फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था, इटली या जर्मनी के बीच, जर्मनी और जापान के बीच, या जर्मनी और स्पेन के बीच में? तो ये समझौता किसके बीच में हुआ? तो ये जो समझौता हुआ था वो हुआ था जर्मनी और जापान के बीच। ऑप्शन संख्या 3 सही है। नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे, पुनर्जागरण के दौरान कला में आया बदलाव, यानी कला के अंदर पुनर्जागरण के दौरान क्या बदलाव आया था, उसको देखेंगे। ए कह रहा है कलाकारों द्वारा गिल्ड का नियंत्रण कम हुआ, बी कह रहा है कला में सौंदर्य का निरूपण बढ़ा, सी कह रहा है कलाकार सभ्य सामाजिक स्तर में ऊपर उठे, जबकि डी कह रहा है मूर्ति शिल्प एक स्वतंत्र कला के रूप में उभरी। तो पूछा कि इनमें से कौन सत्य? जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन से सत्य? जो सत्य है उनको ही आपको बताना है। तो देखो, पहला हम देखेंगे पुनर्जागरण कला के बदलाव या कलाकारों पर जो गिल्ड का नियंत्रण कम हुआ, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, कला में सौंदर्य का निरूपण बढ़ा, ये भी सही है। तीसरा, कलाकार सभ्य सामाजिक स्तर में ऊपर उठे, ये भी सही है। और चौथा, मूर्ति शिल्प एक स्वतंत्र कला के रूप में, ये सही। यानी ये चारों ही सही है। तो ऑप्शन संख्या होगा 4, ए बी सी डी, ये सभी क्या है, इसमें सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन संख्या 56 है, निम्नलिखित में से कौन फ्लोरेंस के अंदर पैदा नहीं हुआ था? यानी इसमें से 3 ऐसे जो फ्लोरेंस के अंदर पैदा हुआ था, एक नहीं हुआ था। तो कौन नहीं हुआ था, उसको ध्यान रखना, नहीं हुआ। दोनातेलो, राफेल, फिलिप्पो लिप्पी या गिब्रटी? तो इसका सही आंसर होगा राफेल। राफेल है जो क्या फ्लोरेंस में पैदा नहीं हुए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे पुनर्जागरण की प्रथम नग्न मूर्ति कौन सी थी? डेविड की थी, पिएटो की थी, क्रिएशन ऑफ एडम्स या सेंट मार्क की थी? कौन सी थी? तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा पुनर्जागरण की जो प्रथम नग्न मूर्ति है वो किसकी थी? डेविड की थी। नेक्स्ट हम देखेंगे एक सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, एक तरफ पुनर्जागरण के लेखक है और दूसरी तरफ उनके द्वारा किए गए कार्य का मतलब उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी वो है। तो बुकासियो, मोस्टेन, फ्रांसिस बेकन, सर्वांतेस, द डेकामेरॉन, एसेसेस, नोवोस आर्गुमेंट, डॉन
क्विक जॉन। तो इनमें से किसने कौन सी पुस्तक की? तो देखो डेकामेरॉन के लेखक कौन है? बुकासियो है। और जो दूसरी पुस्तक है द एसेस के लेखक भी कौन है? मोस्टेन है। जबकि नोवन आर्गेन के लेखक कौन है? फ्रांसिस बेकन है। जबकि डॉन क्विक जॉन के लेखक कौन है? सर्वोंतेस। यानी इसका सही होगा ऑप्शन संख्या 4, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकन बस्तियां और उनके संस्थापक में से सुमेलित नहीं है। यानी आगे क्या दिया गया है? अमेरिकी बस्तियों के नाम दिए गए हैं और पीछे की साइड उनके क्या दिए गए हैं? उनके संस्थापकों के नाम। तो कौन इसमें है जो इसका संस्थापक नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है, गलत है? तो मैरीलैंड लॉर्ड बाल्टीमोर, जॉर्जिया जेम्स एडवर्ड ऑग्लीथोप, जबकि पेंसिल्वेनिया विलियम पेन, कनेक्टिकट रोजर विलियम। तो इसमें से कौन सा नहीं है? चौथा नहीं है, बाकी तीनों ही क्या सुमेलित हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसमें नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। ए को कथन और आर को क्या कहा गया? कारण कहा गया। तो कथन क्या है? प्रोटेस्टेंट आंदोलन का मूलभूत सिद्धांत कैथोलिक पुजारीवाद पर क्या था? आपत्ति था। कारण है आर, प्रोटेस्ट आंदोलन ने सार्वभौम पुजारीवाद के सिद्धांत का क्या किया था? समर्थन किया था। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है ना। तो इसमें से पूछा गया कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या दोनों ही सही है? सही है तो क्या जो कारण है वो कथन की क्या करता है? सही व्याख्या करता है या नहीं करता? तो हम देखेंगे प्रोटेस्ट आंदोलन का जो मूलभूत सिद्धांत है वो क्या है? कैथोलिक पुजारीवाद पर आपत्ति से था। बिल्कुल सही है। प्रोटेस्ट आंदोलन ने सार्वभौम पुजारीवाद के सिद्धांत का सही किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो मतलब क्या था? जो सार्वभौम पुजारीवाद का सिद्धांत है इस कैथोलिक पुजारीवाद के विरोधी लाया था, इसी कारण इसका विरोध किया था, इसी कारण आपत्ति थी, है ना। तो ये क्या है? इसकी सही व्याख्या भी करता। तो इसका ऑप्शन संख्या ए सही होगा। ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की क्या करता है? सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉरबर्ग कोलोक्यू क्या थी? ये क्या थी? ये लूथर और थॉमस मुंतजर के बीच में एक बहस थी, या लूथर और ज्विंगली के बीच में एक बहस थी, या प्रोटेस्टेंटों को खत्म करने हेतु जारी पवित्र रोमन सम्राट का आदेश था, या पवित्र रोमन सम्राट और जर्मन शासकों के बीच प्रोटेस्टेंटों की मान्यता हेतु संधि थी। तो इसमें से कौन सा सही है? जल्दी से आप बताएं। तो जो मॉरबर्ग कोलोक्यू क्या थी? ये इसका ऑप्शन संख्या 2 सही होगा। यानी लूथर और ज्विंगली के बीच एक क्या थी? बहस थी। नेक्स्ट देखेंगे स्कॉटलैंड के प्रिस्बिटेरियन चर्च का संस्थापक कौन था? जॉन नॉक्स था, कॉल्विन था, मेरी स्टुअर्ट था, थॉमस मुंतजर था। इसमें से कौन था? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 1 जॉन नॉक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कान कार्टेज क्या था, है ना। जो कान कार्टेज है या कॉनकॉर्डेट है, जो वो क्या था, इसके बारे में आपको आंसर देना है कि वो धार्मिक विरोधियों हेतु लड़ने हेतु क्या थी? सेना थी, या कैथोलिक चर्च द्वारा संचालित धार्मिक अदालत थी, या कैथोलिक चर्च और किसी देश के बीच विधिक समझौता था, या किंग एडवर्ड अष्टम और कैथोलिक चर्च के मध्य हुआ एक विधिक अनुबंध था। तो इसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन संख्या है जो 3, यानी कैथोलिक चर्च और किसी देश के बीच में होने वाला ये क्या था? विधिक समझौता था। अगला हमारा क्वेश्चन है 18वीं सदी के दौरान ब्रिटिश आर्थिक विकास का वर्णन करने के लिए किसने औद्योगिक क्रांति शब्द को लोकप्रिय बनाया था? ये ध्यान रखना, लोकप्रिय किसने बनाया था, है ना। तो इसका सही आंसर वैसे आपको पता चल गया होगा अब तक, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर इसका क्या कर दे? आंसर दे दे। इसमें कौन थे? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, अर्नोल्ड टॉयलबी या रॉबर्ट ओवन। तो ब्रिटिश आर्थिक विकास का, तो ब्रिटिश आर्थिक विकास का वर्णन करने के लिए औद्योगिक क्रांति शब्द को लोकप्रिय बनाने वाले थे ये ब्रिटेन की थे अर्नोल्ड टॉयनबी। नेक्स्ट हम देखेंगे नीचे दिए गए वक्तव्य को क्या करना है? पढ़ना है। और वो वक्तव्य क्या है? वाणिज्यवाद की नीति 19वीं शताब्दी तक यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा क्या की गई? त्याग दी गई थी। कारण है औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवाद के लिए क्या कर दिया? मार्ग प्रशस्त कर दिया। उपयुक्त में से सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कौन सा इसमें से सही है, कौन सा गलत है, या फिर दोनों ही सही है, या फिर दोनों ही क्या है? गलत है।
तो हम देखते हैं कि वाणिज्यवाद की नीति है जो 19वीं शताब्दी तक यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा क्या की गई, त्याग दी गई, यानी छोड़ दी गई थी। ये बिल्कुल सही है। दूसरा आर बी, क्या औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवाद का मार्ग, बिल्कुल ही सही। यूरोपीय देशों के अंदर औद्योगिकवाद ने क्या कर दिया, पूंजीवाद का मार्ग प्रशस्त किया। तो दोनों ही सही है, इसका ऑप्शन संख्या ए सही होगा। ए और आर दोनों ही क्या है, सत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को आपको क्या करना, पहचाना कि इसमें से गलत कौन सा है। हेनरी कॉर्न ने पडलिंग, या जॉन के ने स्पिनिंग जेनी, या एडमंड कार्टराइट ने पावरलूम, तो E.L. विटनी ने कॉटन जिन। तो इसमें से किसका किसने आंसर दिया था, है ना। तो सही आंसर दीजिए। तो कॉटन जिन का जो आविष्कार है वो E.L. विटनी ने किया था। पावरलूम का आविष्कार भी एडमंड कार्टराइट ने किया था, लेकिन स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जॉन के ने नहीं किया था। तो जॉन के ने जो की थी वो क्या थी, फ्लाइंग शटल थी, है ना। तो उसका जो उड़न तस्तरी करगे थे ना, उनका आविष्कार किया था, जबकि हेनरी कॉर्ड ने पडलिंग का किया था। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर संख्या 2 गलत होगा, स्पिनिंग जेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 67 है। अमेरिकन क्रांति को प्रेरित करने वाली एक पुस्तक थी राइट ऑफ कॉलोनीज एग्जामिन्ड, किसने लिखी थी, इसके लेखक का नाम बताना, किसने लिखी थी। सैमुअल एडम्स ने लिखी, जेम्स ओटिस ने, पैट्रिक हेनरी, या स्टीफन हॉपकिन ने। तो इसके लेखक थे स्टीफन हॉपकिन। नेक्स्ट हम देखेंगे 1765 के क्वार्टरमेन एक्ट के अधिनियम द्वारा, इसके द्वारा क्या किया गया। 1765 का जो क्वार्टरमेन अधिनियम लाया था, अमेरिकी बस्तियों को ब्रिटिश सेना द्वारा किए गए व्यय के एक हिस्से का भुगतान करने के लिए बाध्य किया। अमेरिकन जो बस्तियां हैं उनकी कागजी मुद्राओं को क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। अन्य देशों से रम के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिकी बस्तियों केवल ब्रिटिश जहाज़ों के माध्यम से ही क्या किया गया, व्यापार करने के लिए मजबूर किया। तो इसमें से इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 1। 1765 के क्वार्टरमेन अधिनियम के द्वारा अमेरिकी बस्तियों को ब्रिटिश सेना पर किए गए व्यय के एक हिस्से का भुगतान करने के लिए क्या किया गया, इसमें बाध्य किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलोनी जिसने प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में क्या किया था, भाग लिया था, यानी अमेरिका की वो कॉलोनी थी या वो उपनिवेश कह सकते हैं जिसने क्या किया, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस थी उसमें भाग नहीं लिया था। इसमें कौन था, वर्जीनिया, मेरीलैंड, जॉर्जिया, या कनेक्टिकट। तो इसमें से कौन था, इसमें से था जॉर्जिया। जॉर्जिया ने प्रथम जो महाद्वीपीय कांग्रेस हुई थी उसमें क्या किया था, भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है, क्रांति पूर्व फ्रांस को निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री ने मुक्त व्यापार की नीति का अनुसरण करने का सुझाव दिया। नेकर, तुर्गो, केलोन, या ब्रिने। इसमें से कौन था जिसने क्या किया था, क्रांति से पहले मुक्त व्यापार की नीति का अनुपालन करने का। मुक्त व्यापार की नीति किसके लिए थी, इसके लिए आपको ध्यान रखा, तुर्गो ने कहा था, ना तुर्गो ने, फ्रांस का वित्त मंत्री था तुर्गो, उसने कहा था मुक्त व्यापार की नीति का क्या कीजिए, अनुपालन कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 71। सुधार जो राष्ट्रीय विधानसभा 1779 से 1791 द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया, ये भी क्वेश्चन फ्रांसीसी क्रांति से ही संबंधित है। तो मानव अधिकारों की घोषणा था, विभाग और कम्युनियन में फ्रेंच प्रशासन का विभाजन था, या सर्च की भूमि का राष्ट्रीयकरण, या मैट्रिक प्रणाली की शुरुआत था। तो इसमें से क्या था ऑप्शन सही, तो इसमें से कौन सा था ऑप्शन जो क्रियान्वित नहीं किया था, मैट्रिक प्रणाली की जो शुरुआत थी ये क्रियान्वित नहीं किया गया था, बाकी सारे क्रियान्वित किए गए थे। यानी मानव अधिकारों की घोषणा थी, विभाग और कम्युनियन के बीच में फ्रेंच प्रशासन का विभाजन कर लिया गया, सर्च की भूमिका भी क्या कर लिया गया, राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, लेकिन मैट्रिक जो प्रणाली उसकी क्या की गई थी, शुरुआत नहीं की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन दल का सदस्य नहीं था। हमेशा ऐसे पूछे जाते हैं, सेकंड ग्रेड में भी पूछे गए, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछे गए, यानी कौन इसका सदस्य नहीं था जैकोबिन पार्टी। मारा नहीं था, मैडम रोला नहीं था, दांतो, या रोबर्सपियर। तो देखो अब हमने एक ट्रिक भी है इसकी, जो जैकोबिन के सदस्यों की, मारा दांतों से रोब, है ना, मारा दांतों से क्या, रोब, है ना। तो इससे ये तो तीनों हो गए, तो इसमें कौन था, मैडम रोला, जो इनसे क्या था, संबंधित नहीं था, यानी वो जैकोबिन नहीं था, वो जेरोदिच से, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे, नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक को कथन और आर को कारण कहा गया। एक क्या, राष्ट्रीय सम्मेलन 1792 से 1795 ने अनाज की कीमत क्या कर दी, तय की। राष्ट्रीय संविधान 1779 से 1791 की तुलना में राष्ट्रीय सम्मेलन
1792 से 1795 की जो 95 की जो संरचना है वो क्या थी, निम्न वर्गीय। ये भी फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। तो बताना आपको इसमें से कौन सा सही है, क्या दोनों ही सही है या दोनों में से कोई एक। अगर दोनों ही सही है तो क्या आर वो एक की क्या करता, सही व्याख्या करता है या नहीं करता। तो हम देखेंगे जो राष्ट्रीय सम्मेलन 1792 से 1795 में हुआ था ने अनाज की कीमत दर तय कर दी, यानी कीमत तय कर दी, बिल्कुल सही है। तो दूसरा इसका जो कारण आया कि राष्ट्रीय जो विधानसभा 1779 से 1791 की तुलना में राष्ट्रीय जो सम्मेलन था 1792 1795 की संरचना निम्न वर्गीय थी। तो ये भी क्या है, सही है। तो इसका क्या होगा, आंसर संख्या 1 सही होगा। ए आर दोनों सत्य हैं और ए आर की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या जो 74 है उसके बारे में देखेंगे। तो जो क्वेश्चन संख्या 74 है, किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का क्या बन गया था, वंशानुगत शासक बन गया था। 1802, 1803, 1804 और 1805 के अंदर। तो वंशानुगत शासक कब बन गया था, 1804 के अंदर। 1804 के अंदर जाकर जो नेपोलियन फ्रांस का क्या बन गया था, वंशानुगत शासक बन गया था। नेक्स्ट देखेंगे नेपोलियन की जो महाद्वीपीय प्रणाली उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था। ब्रिटेन के वाणिज्य और व्यापार का विनाश करना, यूरोप पर राजनीतिक नियंत्रण करना, बालगत क्षेत्र में रूस के हस्तक्षेप को क्या करना था, रोकना था, या फिर प्रशिया को हराना था। तो इसमें से कौन सा था, ऑप्शन संख्या ए, ब्रिटेन के वाणिज्य और व्यापार को क्या करना था, विनाश करना था, उसको नष्ट करना था, यही उसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट जो हमारा है वो यूरोप में मेटरनिक प्रणाली की पोषक शक्तियाँ कौन थी, यानी इसका पोषण क्या किसने किया, जिसके कारण मेटरनिक प्रणाली है यूरोप के अंदर उभर कर सामने आई थी। तो कौन था, सर्च था, राजशाही थी, जमींदार थे, मध्यम वर्ग थे। तो इसमें से कौन था। तो हम सीधा से देखते हैं, मध्यम वर्ग को अलग करते हैं, इसका इनसे कोई बाकी ये तीनों उच्च वर्ग के अंदर आते थे। ये सारे के सारे सर्च, राजशाही है और जमींदार वर्ग, ये क्या थे, इसके पोषक थे। तो इसके ऑप्शन संख्या होगा 1, 2, 3 राइट। नेक्स्ट है कार्ल्सबाड डिक्रीज के पीछे मेटरनिक का क्या उद्देश्य था, जर्मन राज्यों को नियंत्रित करना था, जर्मन के राष्ट्रवादी जो छात्र संगठनों को नियंत्रित करना था, सर्बों को राजनीतिक संघ बनाने से रोकना था, या प्रशा को जर्मन राज्यों का नेतृत्व करने से रोकना था। तो इसका सही आंसर क्या है, अब तक आपके दिमाग के अंदर आ गया होगा, आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन संख्या 2, जर्मन के राष्ट्रवादी जो छात्र हैं उन संगठनों को क्या करना था, नियंत्रित करना था, यही उनका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या देखेंगे 78, इंग्लैंड में कॉर्न लॉ जो 1846 के अंदर लाया गया के विलोपन ने संकेतित किया, क्या संकेतित किया, जमींदार वर्ग कमजोर हो रहा था, 19वीं शताब्दी के मध्य में खाद्यान्न उत्पादन कब हो रहा था, इंग्लैंड संरक्षणवाद की नीति का पालन कर रहा था, इंग्लैंड एक भयंकर अकाल का सामना कर रहा था। तो इसमें से क्या किसको ये संकेतित करता है, इंग्लैंड का कॉर्न लॉ जो 1846 इसका विलोपन कर दिया गया। तो ये कर रहा है कि जमींदार वर्ग क्या हो रहा था, कमजोर हो रहा था। नेक्स्ट हम देखेंगे इटली के निम्नलिखित में से किस नेता ने ऑन द मॉरल एंड सिविल प्राइमेसी ऑफ इटालियन नामक पुस्तक लिखी थी। सिल्वियो पेलिको है, रोजेटी है, जियोबर्टी या मैजिनी है। इसमें से कौन होगा सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन संख्या 3 जियोबर्टी। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा इटली का राज्य और शासक का विवरण सही सुमेलित नहीं। 3 तो सही सुमेलित है लेकिन इसमें से एक ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं। जैसे वेनेसिया सीधे ऑस्ट्रेलिया द्वारा शासित था, मोडोना ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार द्वारा शासित था, बोलोना इटली के एक शाही परिवार द्वारा शासित था, सिसिली एक बुर्बो राजकुमार द्वारा शासित था। तो देखो सिसिली के अंदर एक बुर्बो राजवंश सही है, और जबकि वेनेसिया सीधे ऑस्ट्रेलिया द्वारा शासित था, मोडोना ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार द्वारा था। जबकि गलत कौन सा, ऑप्शन संख्या 3 है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 81, किस घटना के पश्चात बिस्मार्क ने कहा हमने दरार को एक कागज के टुकड़े से क्या कर दिया, ढक दिया, यानी उसको हमने दरार को दिखने नहीं दिया उनके बीच। वियना कांग्रेस में कहा, गैस्टाइन समझौते में कहा, फ्रैंकफर्ट संधि के समय कहा, या प्राग की संधि के समय। तो ये कहा था उन्होंने गैस्टाइन की संधि के समय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फ्रांस परसा युद्ध 1870-71 का तत्कालीन कारण क्या था। स्पेन का उत्तराधिकार पर विवाद था, स्लेग विंग होल्स्टिंग के प्रशासन पर विवाद था,
यार्सिनी द्वारा नेपोलियन तृतीय की हत्या का प्रयास था। अल्सास लॉरेंस के नियंत्रण पर विवाद था। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से सही है ऑप्शन संख्या 1, यानी स्पेन के उत्तराधिकार पर विवाद था। यही इसका क्या था? फ्रांस और पर्सा के बीच में जो 1877-71 का युद्ध हुआ था, इसका तत्कालीन कारण था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बुद्धि उत्तमो था। बुद्धि उत्तमो क्या था? एक जापानी सुधारवादी सोसाइटी थी, एक हिंद चीनी राजनीतिक दल था, एक इंडोनेशियाई गुप्त सोसाइटी थी, या एक इंडोनेशियाई क्या था? राष्ट्रवादी संगठन था। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से ऑप्शन संख्या 4, यानी बुद्धि उत्तमो क्या था? एक इंडोनेशियाई राष्ट्रवादी संगठन था। नेक्स्ट है टाइडिंग मैकडफ अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित था? फिलीपींस से, इंडोनेशिया, वियतनाम या कंबोडिया। तो ये किससे संबंधित था? जल्दी आंसर दीजिए। तो ये संबंधित था फिलीपींस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूजवेल्ट कोरोलरी क्या थी? न्यू दिल्ली में निर्मित एक कृषक सहायता कार्यक्रम था, लातीन अमेरिकी देशों से संबंधित मुद्दों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के हस्तक्षेप के अधिकार की घोषणा थी, रूजवेल्ट द्वारा जोड़ा गया अटलांटिक चार्टर का हिस्सा था, फिलीपींस के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा घोषित किया गया विशेष पैकेज था। तो ये क्या था? तो इसका ऑप्शन संख्या 2 सही होगा। रूजवेल्ट कोरोलरी क्या था? लातीन अमेरिकी देशों से संबंधित मुद्दों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के हस्तक्षेप के अधिकारों की क्या थी? घोषणा थी। नेक्स्ट है, इसमें क्या करना? मिलान करने से सूची 1 के अंदर साम्राज्यवाद की कथि अवधारणा दी गई और सूची 2 में उनके पर्वतों के नाम दिए गए। तो आपको क्या करना? इन दोनों का मिलान करना। जैसे गोरे लोगों का बोझ, सामंतवाद के अवशेष, पूंजीवाद की अवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था का विचलन। दूसरी तरफ है शुम्पीटर, मार्क्स, किपलिंग और हॉब्सन। तो हम देखेंगे गोरे लोगों का बोझ, ये अवधारणा किसकी थी? ये अवधारणा थी किपलिंग की। गोरे लोगों का बोझ ऐसी अवधारणा किसकी थी? साम्राज्यवाद संबंध किपलिंग की। सामंतवाद का अवशेष, तो ये था किसका? शुम्पीटर का था, उसकी अवधारणा थी। पूंजीवाद की एक अवस्था, पूंजीवाद की एक अवस्था 2 से किससे थी? कार्ल मार्क्स। और पूंजीवादी व्यवस्था का विचलन ये किससे था? हॉब्सन से। यानी कौन सा होगा इसका सही? ऑप्शन संख्या 3, 3, 1, 2, 4 होगा। नेक्स्ट है, रूस की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का संस्थापक कौन था? लेनिन था, प्लेखनोव था, ट्राट्स्की था या स्टालिन था? तो इसका जो संस्थापक था ऑप्शन संख्या 2 प्लेखनोव था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्वेत सेना कमांडर और कमांडिंग क्षेत्र से सुमेलित नहीं है? यानी क्या है? गलत है। 3 सही है, 1 गलत है। कोलचक साइबेरिया, डेंसिक दक्षिण रूस, यूडेनिक उत्तरी पश्चिमी फ्रांस, केल्डिन पश्चिमी रूस। तो इसमें से ये तीनों ही सही है। तो इसका मतलब कौन सा होगा इसका? गलत, केल्डिन पश्चिमी रूस। यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, ब्रेस्ट लिस्टोवस्की संधि के द्वारा नीचे दिए गए देशों के किस समूह को स्वतंत्र घोषित किया गया? रोमानिया, पोलैंड, फिनलैंड, पोलैंड, लाटविया, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन, फिनलैंड, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया या बेलारूस। तो इसमें से वो कौन सा युग्म है जिन देशों को इस संधि के द्वारा क्या किया गया था? आज़ाद यानी स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ऑप्शन संख्या 3 है, बेलारूस, यूक्रेन और फिनलैंड को जो ब्रेस्ट लिस्टोवक की संधि के द्वारा क्या कर दिया गया? स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान रूस ने युद्ध साम्यवाद का क्या था? हिस्सा था। यानी वार ऑफ कम्युनिस्ट जो रशिया का था उसका। सामुदायिक कृषि था, किसानों से अधिशेष का जो खाद्यान्न का बलात् अधिकरण था, पंचवर्षीय योजना थी या मुक्त व्यापार था? तो इसमें से ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन संख्या 2 होगा, किसानों से अधिशेष खाद्यान्न का बलात् अधिकरण। यही तो रूस ने युद्ध साम्यवाद का उसका क्या था? एक हिस्सा था। नेक्स्ट देखेंगे, इसको भी सुमेलित करना है ना। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व संगठन और वर्ष। तो ये तो क्वेश्चन हुबू फर्स्ट ग्रेड के अंदर आ गया था इतिहास के अंदर। ट्रिपल अलायंस, इंग्लैंड फ्रांस संधि, रूस फ्रांस संधि, ट्रिपल अतांत, इस तरफ सन 1882, 1892, 1904, 1907। तो इसमें से कौन सा किससे संबंधित है उसका आपको क्या करना है? मिलान करना है। और मिलान करके आपको बताना है कि इसमें से क्या सही है और क्या गलत है। तो पहला इसका ऑप्शन है ट्रिपल अलायंस। तो ट्रिपल अलायंस किससे संबंधित है?
1882 में, यानी ट्रिपल अलायंस का गठन कब हुआ था? 1882। और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में संधि कब हुई थी? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में संधि हुई थी 1904 के अंदर। तीसरा है रूस और फ्रांस के बीच में संधि कब हुई थी? तो रूस और फ्रांस के बीच में संधि हुई थी 1892। और जबकि ट्रिपल जो आतांत है उसका निर्माण हुआ था 1907 के अंदर, यानी इसका ऑप्शन संख्या होगा 1 सही, 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट हम देखेंगे अगातिर कांड में निम्नलिखित में से कौन सी दो यूरोपीय शक्तियां आमने सामने थी? फ्रांस और जर्मनी थी, फ्रांस एंड इंग्लैंड, फ्रांस और इटली या जर्मनी। किन दोनों देशों के बीच में इसका झगड़ा था? अगादिर कांड हुआ इसके कारण, तो इससे था फ्रांस और जर्मनी के बीच में। नेक्स्ट हम देखेंगे उन शाही वंशों को चुनिए जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान या तुरंत बाद क्या हो गए थे? समाप्त हो गए। इसमें लिखा है होहेन-जोलर्नबर्ग, ओटोमन, हैब्सबर्ग, रोमनॉव। तो इसमें से सही क्या होगा? सही कथन का आपको क्या करना? चुनाव करना। तो सही कथन ये चारों ही थे, ऑप्शन संख्या 4, यानी इन सब का क्या हो गया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान या इसके बाद इन सभी का क्या हो गया था? विनाश हो गया था। ये वंश क्या हो गए थे? समाप्त हो गए थे। नेक्स्ट नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक कथन है और एक क्या है? कारण। कथन है प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत मोटे तौर पर यूरोप का मध्यम वर्ग प्रतिक्रियावादी बन गया। दूसरा, यूरोप मध्यम वर्ग युद्ध के आर्थिक परिणामों से क्या था? पूरी तरीके से प्रभावित हुआ था। तो देखो क्या होता है, तो बिल्कुल सही है। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत मोटे तौर पर यूरोप का मध्यम वर्ग प्रतिक्रियावादी बन गया था। क्यों बना था? इसका कारण था यूरोप का मध्यम वर्ग युद्ध के आर्थिक परिणामों से बुरी तरीके से क्या हुआ था? प्रभावित हुआ था। तो इसका यही आंसर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे किस घटना से शीत युद्ध की औपचारिक शुरुआत मानी जाती? कौन सी घटना जिसे औपचारिक? यूनान के गृह युद्ध में अमेरिका का हस्तक्षेप का निर्णय, बर्लिन संकट, नाटो का संगठन, सोवियत संघ का परमाणु शक्ति के रूप में उभरना। तो किस घटना से शुरुआत मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है यूनान के जो गृह युद्ध में अमेरिका के प्रवेश हस्तक्षेप का जो निर्णय लिया गया था अमेरिका द्वारा, उसी के कारण ये शीत युद्ध की क्या होती है? शुरुआत होती है। नेक्स्ट, अमेरिकी राजनेता जिसने प्रबल तरीके से कगारवाद की नीति का क्या किया था? पालन किया था। तो कौन सा वो था? रूजवेल्ट था, हेनरी किसिंजर था, ट्रूमैन था या जॉन फॉरेस्टर जो डलेस था? तो इसमें से कौन था? कगारवाद की नीति का जो अवलंबन करने वाला था जॉन फॉस्टर डलेस। नेक्स्ट हम देखेंगे निर्गुट आंदोलन यानी नाम का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड के अंदर हुआ था, लुकासा में हुआ था, दिल्ली में हुआ था या कायरो में? तो ये हुआ था लुकासा के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे 58वां, डॉक्टर W.E.B. दुबैस कौन थे? ये रूस के साम्यवादी नेता थे या प्रसिद्ध धर्म सुधारक थे या नेता जो काले लोगों के हितों के लिए संघर्षरत रहा, अमेरिकी नोबेल पुरस्कार विजेता और वैज्ञानिक थे? तो क्या थे? डॉक्टर W.E.B. दुबैस क्या थे? ऑप्शन संख्या 3 सही का नेता जो काले लोगों के हितों के लिए क्या था? संघर्षरत रहा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या था? मूल सदस्य। मूल सदस्य कौन? जापान, भारत, स्विट्जरलैंड या इटली? तो इसमें से मूल सदस्य कौन है? भारत है। भारत इसकी स्थापना के समय से ही इसका क्या है? सदस्य है। नेक्स्ट है सोवियत संघ में गोर्बाचेव द्वारा अपनाई गई पेरेस्ट्रोइक नीति का क्या अर्थ है? नियंत्रीकरण है, सुधार, खुलापन या औद्योगिकरण? तो ये कैसी नीति थी? ये नीति थी सुधार से संबंधित, है ना। तो ये थे 100 क्वेश्चन इसके अंदर। देखें नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्वेश्चन संख्या 101 से 150 तक का अध्ययन करेंगे। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।